हेलो फ्रेंड्स, मिशन आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम विजन आईएएस के 24th एंड 25th जनवरी वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द फर्स्ट आर्टिकल। बेसिकली मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ने कहा है कि बोडो अकॉर्ड जो एक साल पहले हुआ था, उसके कारण बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन में पीस एंड स्टेबिलिटी आई है। तो हम इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये जानें कि बोडो अकॉर्ड का क्या मतलब होता है। तो बोडो अकॉर्ड मतलब सिंपली कहें तो एग्रीमेंट होता है। तो आप यहाँ देखो, बोडो अकॉर्ड ये ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट है जो सेंटर, असम गवर्नमेंट और बैंड असम बेस्ड इंसर्जेंट ग्रुप दैट इज नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, इन तीनों के बीच साइन हुआ था पिछले ही साल। ट्राइपार्टाइट का मतलब यही होता है कि तीन पार्टीज इन्वॉल्व होती है। तीन पार्टी डजंट मीन्स की पॉलिटिकल पार्टी, इट कैन बी, देख लीजिए आप यहाँ पर सेंटर गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होते हैं, एक तरफ से आप असम गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होते हैं, और तीसरी तरफ ये ऑर्गेनाइजेशन है जो बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन की डिमांड कर रहे थे, यानी कि एनडीएफ भी बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन की डिमांड कर रहे थे, और इसके लिए उन्होंने मूवमेंट भी छेड़ी थी और काफी ज्यादा इंसर्जेंसी पैदा कर दी थी असम रीजन में अपने डिमांड को फुलफिल करने के लिए। अगर हम बोडो अकॉर्ड की बात करें तो एक प्रकार से ये पावर शेयरिंग और गवर्नेंस इन असम जो 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आता है, वहां न्यू मॉडल प्रेजेंट करता है। हम बात करेंगे 6th शेड्यूल के बारे में डिटेल से, लेकिन सबसे पहले हम हाइलाइट्स की बात करते हैं कि इस अकॉर्ड में क्या क्या बातें कही गई है। तो बेसिकली बोडो टेरिटोरियल एरियाज डिस्ट्रिक्ट इसको रीऑर्गेनाइज किए गए। रीऑर्गेनाइज करने का मतलब ये हुआ कि जो पहले बोडो टेरिटोरियल एरियाज हुआ करते थे उसमें कुछ बोडो डोमिनेटेड विलेजेस को ऐड किए गए हैं, साथ ही साथ कुछ विलेजेस जहां नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन रहा करते थे उनको एक्सक्लूड किए गए, बिकॉज नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन की बोडो टेरिटोरियल एरियाज में तो जरूरत नहीं है, और इसी के लिए तो सारा मूवमेंट चल रहा था कि जो नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन है वो बोडो ट्राइबल पॉपुलेशन वाले रीजन में न रहे। अन्य क्या हाईलाइट है, तो बेसिकली बोडो टेरिटोरियल एरियाज डिस्ट्रिक्ट उसको रीनेम कर दिया गया है बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो नया बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन तैयार हुआ है इसमें मोर एग्जीक्यूटिव पावर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स एंड फाइनेंशियल पावर दिए गए। सिंपली कहें तो मोर ऑटोनॉमी दी गई है। जो नंबर ऑफ सीट्स है बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल में वो बढ़ाए जाएंगे, 40 पहले थे उसको 60 किए जाएंगे। आपको पता होगा बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल इज नथिंग बट एक प्रकार से बॉडी ही हुई जहां पर जो बोडो पॉपुलेशन के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इस काउंसिल में बैठेंगे और एडमिनिस्ट्रेटिव, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव डिसीजंस अपने रीजन के लिए लेंगे। अगर हम बात करें बोडोज के बारे में, तो बोडोज सिंगल लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी है असम में, यानी कि असम ट्राइबल कम्युनिटी के तहत बहुत सारी कम्युनिटी आ सकते हैं, लेकिन लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी है तो बोडोज की ही है। और आप यहाँ देख सकते हो 5 से 6% ऑफ द स्टेट्स पॉपुलेशन ये में कंट्रीब्यूट करता है, और ये टिबेटो बर्मन फैमिलीज को बिलोंग करते हैं जो मोंगोलॉइड रेस के होते हैं। जो ट्रेडिशनल रिलीजन है बोडोज का वो है बैथोइज्म, और बैथोइज्म और कुछ नहीं, वो रिलीजन होते हैं जो बैथोई बोराई की पूजा करते हैं, और बोथौ बोराई इनको हिंदू गॉड शिवा के ही रूप में आइडेंटिफाई किया जाता है।
तो बेसिकली ये जो बोडोलैंड की इश्यू चल रही थी बिटवीन द इंसर्जेंट ग्रुप्स एंड द गवर्नमेंट ऑफ असम, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इसके तहत क्या हुआ था कि जो बोडोलैंड पॉपुलेशन है, आप देख सकते हैं ये असम रीजन है और एक सर्टेन रीजन में ये बोडोलैंड बोडो ट्राइब्स रहते, तो इनका कहना था कि हमें सेपरेट रीजन चाहिए, डेडिकेटेड रीजन, जहां हमारे ही कम्युनिटी रहे और हमें ज्यादा से ज्यादा ऑटोनॉमी दी जाए, सो दैट हम अपने कल्चर, आइडेंटिटी, लैंग्वेज उन सबको कंजर्व करें, उन सबको प्रिवेंट करें टू बी सब्ज्यूम्ड बाय द असमीज एंड माइग्रेट। यहाँ आप देख सकते हो, दैट्स वाई ये जो बोडो कम्युनिटी थी इन्होंने अपने लिए सेपरेट रीजन दैट इज बोडोलैंड की डिमांड की थी। और फर्स्ट टाइम जो डिमांड ये रेज हुआ था 1966-67 के दौरान, और मैंने रीजन आपको बताया एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डेवलपमेंट एफएटी, और इनके जो कल्चर थे, आइडेंटिटीज थे, वो सब एक प्रकार से थ्रेट में थे बिकॉज ऑफ द डोमिनेंस ऑफ द असमीज एंड द माइग्रेंट्स। तो ट्राइबल कम्युनिटीज कब रिवोल्ट करते हैं? जब हम उनके कल्चर, उनके ट्रेडिशन, उनके रीजन में इंटरफेयर करते हैं तभी तो रिवोल्ट करते हैं। तो बोडो कम्युनिटीज भी कुछ इसी प्रकार से इन्होंने रिवोल्ट किया था, या फिर इंसर्जेंसी कराने का मकसद बोडोज के लिए यही था कि उनको अपने राइट्स चाहिए थे। तो अगर हम बोडोलैंड एरिया की बात करें तो आप देख सकते हो इसमें कौन कौन से एरिया आ गए। तो यहाँ पर आप कोकराझार, चिरांग, बक्सा, उदलगुरी, ये सब रीजन आ गए, है ना। और अगर हम 6th शेड्यूल की बात करें तो बेसिकली हमारे संविधान में 12 शेड्यूल हैं, 8 शेड्यूल ओरिजिनल थे और 4 ऐड किए गए थे। और शेड्यूल की बात करें तो बेसिकली ये एक प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन ही इसमें मेंशन होते हैं। तो इसके तहत जो ट्राइबल कम्युनिटीज है असम के, मेघालय के, त्रिपुरा के, मिजोरम के, उनको पावर दी गई है कि वो अपने ट्राइबल एरियाज को एडमिनिस्टर कर सकते हैं अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 244(2) एंड 275(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली 6th शेड्यूल एरिया के तहत मोर ऑटोनॉमी इन एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जीक्यूटिव पावर्स के रूप में दिए जाते हैं शेड्यूल ट्राइब्स के एरियाज में। और आपको 6th शेड्यूल कैसे याद रहेंगे? तो बेसिकली उसका एक शॉर्टकट है MMTA, यानी कि मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। तो ये 4 स्टेट्स के ट्राइबल एरिया जाते हैं इस 6th शेड्यूल में, ये आप ऐसे याद रख सकते हैं क्योंकि ये काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है। और 5th शेड्यूल में भी ट्राइबल एरियाज ही आते हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज ही आते हैं, लेकिन वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के होते हैं। तो कैसे याद रखते हैं 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल के डिफरेंसेस को? तो 5th शेड्यूल में आप हमेशा याद रखिए कि 5 into 2 यानी कि 10 स्टेट्स होते हैं। इसमें 10 स्टेट्स के शेड्यूल ट्राइब्स को इसमें शामिल किया जाता है। तो आपको याद हो जाएगा कि 5th शेड्यूल में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आते हैं और 6th शेड्यूल में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आते हैं। अगर हम आर्टिकल 244 की बात करें तो इसके तहत स्पेशल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्रदान की जाती है सर्टेन एरियाज में विच आर डेजिग्नेटेड एज शेड्यूल एरियाज और ट्राइबल एरियाज। और आर्टिकल 275 की बात करें तो ये प्रोविजन बेसिकली संविधान में करता है कि स्टैट्यूटरी ग्रांट्स दिए जाए दैट विल बी चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और जब भी हम ग्रांट की बात करते हैं तो इसका मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मनी दिए जाएंगे, फंड दिए जाएंगे, और ये फंड इन कम्युनिटीज को लौटाने की जरूरत नहीं है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, रेवेन्यूज, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये फंड कहाँ कहाँ इस्तेमाल किए जाएंगे? तो आप देख सकते हो वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स और फॉर रेजिंग द लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल्ड एरियाज इन स्टेट। तो इन सब जगहों पर ये फंड इस्तेमाल किए जाएंगे। अब बात करते हैं प्रीलिम्स 2021 के लिए आपको क्या क्या याद रखना है। तो ये जो बोडो एकॉर्ड है इसके
कोड के पीछे जो इन्वॉल्व पार्टीज हैं वो याद रखने की सेंट्रल गवर्नमेंट है, असम गवर्नमेंट है और ये एनडीएफ भी है, यानी कि कोई यूएन, डब्ल्यूटीओ या फिर कोई अन्य बॉडी नहीं इसमें शामिल है जो इस अकॉर्ड को करवा रही है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात आपको क्या याद रखना है कि बोडो कम्युनिटीज के बारे में याद रखना है कि ये सिंगल लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी है असम में और कौन से रिलीजन ये फॉलो करते हैं, दैट इज बैथोइज्म, ये याद रखने हैं आपको। और बैथोइज्म किसके सिमिलर है, तो हिंदू गॉड शिवा, ये याद रखना है। और फिर आप ये याद रखो, ये आप ज्योग्राफी में आओ, ये जो बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन है इसमें कौन कौन से रीजन आ जाते हैं, तो कोकराझार, चिरांग, बांसका, उडाल, गिरिडीह, क्योंकि ये आपको ऑप्शन में मिल सकते हैं कि ऑटोनोमस बोडोलैंड रीजन कंस्टिट्यूट्स, इस प्रकार के ऑप्शनल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये याद रखना है कि असम के बॉर्डरिंग स्टेट्स एंड इंटरनेशनल कंट्रीज कौन कौन से हैं। और भी आपको याद रखने हैं कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है इनके कौन कौन से ट्रिब्यूटरीज है, कम से मतलब मैक्सिमम आप 4 ट्रिब्यूटरीज के नाम याद रखिए, जिसमें एक लोहित होता है और 2-3 ट्रिब्यूटरीज होते हैं। 4 ट्रिब्यूटरीज आप ज्यादा याद रखो, एलिमिनेशन में आपको काम देंगे। और क्या याद रखने हैं आपको, 6th शेड्यूल और 5th शेड्यूल आपको याद रखने हैं, और 6th शेड्यूल में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं ये भी आपको याद रखने हैं। और ये 2 आर्टिकल, बाकी सब मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीलिम्स 2021 अप्रोच कर रहा है तो जरूरी है कि आप प्रीलिम्स ओरिएंटेड फोकस रखें सो दैट प्रीलिम्स आपका क्लियर हो सके। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इट इज अबाउट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, इनके 6 ईयर पूरे हो चुके हैं। तो बेसिकली अगर हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम की बात करें तो ये ज्वाइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। क्या ऑब्जेक्टिव है इस स्कीम के तहत, तो जेंडर बाइस्ड सेक्स सिलेक्टिव के प्रिवेंशन, करना, इंश्योरिंग सर्वाइवल एंड प्रोटेक्शन ऑफ द गर्ल चाइल्ड, ensuring education and participation of the girl child। आपको पता होगा कि भारत एक ऐसा देश है जहां एक तरफ महिलाओं को देवी के रूप में पूजा जाता है और दूसरी तरफ उनके राइट से वंचित किए जाते हैं, उन्हें शिक्षा नहीं दी जाती, उन्हें अपने जीवन में डिसीजन लेने का अधिकार नहीं मिलता। और ये डिस्क्रिमिनेशन जो रूरल एरियाज होते हैं वो वहां ज्यादा होते, दैट्स वाई उनका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होता, उनको न्यूट्रिशन अवेलेबल नहीं हो पाती। तो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर एजुकेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड। तो अगर हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम की बात करें तो ये याद रखना है आपको कि इसमें कोई इंडिविजुअल कैश इंसेंटिव या फिर कैश ट्रांसफर नहीं किए जाते, इसीलिए ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के कैटेगरी में नहीं आते हैं। अगर हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के प्रोग्रेस की बात करें तो आप देख सकते हो जो सेक्स रेशियो एट बर्थ है, जब हम बात करें सेक्स रेशियो एट द बर्थ तो सिंपली मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ फीमेल लाइव बर्थ फॉर एवरी 1000 मेल लाइव बर्थ, तो वो इंप्रूव हुआ है फ्रॉम 918 जो 2014-15 में था टू 934 जो 2019-20 में है, तो काफी पॉजिटिव न्यूज है। और आउट ऑफ 640 डिस्ट्रिक्ट जो इस स्कीम के तहत कवर्ड है 422 डिस्ट्रिक्ट में इंप्रूवमेंट दिखाई है सेक्स रेशियो एट बर्थ। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा सोसाइटी महिलाओं को एक प्रकार से अडॉप्ट कर रहा है, ये तो यही इंडिकेट कर रहा है। और हेल्थ सेक्टर में प्रोग्रेस देखे तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंटीनेटल केयर रजिस्ट्रेशन में भी बढ़ोतरी हुई है। एंटीनेटल केयर का मतलब ये हुआ कि बेसिकली प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को बेसिकली सर्टेन टेस्ट करवाने होते हैं,
सो दैट प्रॉपर मॉनिटरिंग की जा सके मदर एज वेल एज बेबी के हेल्थ का। उसके लिए WHO रिकमेंड करता है कि मिनिमम 8 टाइम विजिट तो होनी ही चाहिए। सो इसी में पॉजिटिव देखने को मिला। आप देख सकते हैं 61% 2014-15 में था, जो अब बढ़ के 71% 2019-20 में हो गया है। इसका मतलब कि प्रॉपर एक प्रकार से फोकस किया जा रहा है बच्चों के हेल्थ के लिए, महिलाओं के हेल्थ के लिए। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज जो 2014-15 में 87% थी, ये बढ़कर 94% हो गई है 2019-20 में। तो ये भी काफी ज्यादा अच्छी बात है। एजुकेशन की बात करें तो ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो जो गर्ल्स का है सेकेंडरी लेवल में 77.45% 2014-15 में था, और ये 81.3% जो 2018-19 में था। स्कूल्स विद फंक्शनल सेपरेट टॉयलेट्स फॉर गर्ल्स, यानी कि वैसे स्कूल जहां पर सेपरेट टॉयलेट्स हों गर्ल्स के लिए, क्योंकि आपको पता है एजुकेशन न प्रदान होना महिलाओं के लिए एक जो बड़ी विडंबना होती है कि एक्सेस टू टॉयलेट्स नहीं होता स्कूल्स में। तो दैट्स वाई महिलाओं को एक प्रकार से स्कूल जाने में दिक्कतें आती है। तो इसमें भी इजाफा हुआ है। आप देख सकते हो 92.1% इन 2014-15 और ये 95.1% इन 2018-19। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात करें जो रिसेंटली रिलीज भी की गई थी, इसमें जेंडर इंक्लूजन फंड को इंट्रोड्यूस किया है, और ये फंड बेसिकली गर्ल चाइल्ड के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करेगी। एटीट्यूडनल चेंजेस भी कुछ आए हैं। फॉर एग्जांपल अब जो पर्सन्स है, यानी कि जो पुरुष है या फिर महिलाएं हैं, फीमेल इन्फेंटिसाइड के प्रति ज्यादा अवेयर हुए हैं। लैक ऑफ एजुकेशन एमंगेस्ट गर्ल्स एंड डेप्रिविएशन ऑफ देयर राइट, इन सब के बारे में फोकस गवर्नमेंट भी कर रही है। और गवर्नमेंट जब तक फोकस नहीं करेगी, जब तक कोई इश्यू पर फोकस नहीं करेगी, तो उसका समाधान नहीं निकाला जा सकता। तो गवर्नमेंट ने समझा है कि हाँ, फीमेल इन्फेंटिसाइड, लैक ऑफ एजुकेशन इज ए प्रॉब्लम टू द गर्ल्स एंड डेफिनेटली दे हैज टू क्योर इट। साथ ही साथ इंक्रीज्ड अवेयरनेस एंड सेंसिटाइजेशन ऑफ मासेस। अगर आपको वुमेन इक्वलिटी लानी है समाज में, तो सबसे जरूरी है कि जो मासेस है उनको सेंसिटाइज किए जाए वुमेन इक्वलिटी के प्रति, वुमेन रेस्पेक्ट के प्रति। तभी जाके क्राइम्स हो या फिर बर्थ रेट हो, उन सब में बढ़ोतरी हो सकती है। तो अवेयरनेस भी बढ़ा है मासेस में रिगार्डिंग प्रिविलेज ऑफ जेंडर बायस एंड रोल ऑफ कम्युनिटी इन इराडिकेटिंग इट। प्रीलिम्स 2021 के लिए क्या याद रखना है? तो बेसिकली सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि ये ज्वाइंट इनिशिएटिव है किसका? तीनों मिनिस्ट्री के नाम याद होने चाहिए। साथ ही साथ जो ऑब्जेक्टिव्स है ये याद होने चाहिए। वैसे तो ये जनरल ऑब्जेक्टिव है, आराम से आप इसको टिक मार्क कर सकते हो। और जनरली ऐसे ऑब्जेक्टिव्स वाले क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आप अच्छे से आंसर भी कर लेते हो। और ये तो बिल्कुल याद रखना है कि BBBP ये जो स्कीम है, इसमें कोई डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात नहीं कही जाती है। बस प्रीलिम्स के लिए आपको इतना ही याद रखने, बाकी जो डाटा है आप मेंस आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल फ्रेंड। इट इज अबाउट मोर फ्रेश फ्लड इन इंडिया बाय द एंड ऑफ सेंचुरी। तो बेसिकली एक स्टडी की गई और उस स्टडी में पाया गया कि ये जो क्लाइमेट चेंज स्पीडली बढ़ता जा रहा है, इसके कारण सिग्निफिकेंट ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज हो सकते हैं आने वाले समय में, और जल्द ही हो सकते हैं क्योंकि इंडिकेशंस तो नजर आते ही है। और इसके कारण मोर एंड मोर फ्लैश ड्राउट्स भी आने की संभावनाएं दिख रही है आने वाले सालों में। इस स्टडी ने यह भी कहा है कि अगर पेरिस एग्रीमेंट गोल्स और जो उसके अंतर्गत टारगेट रखी गई थी कि ग्लोबल वार्मिंग
टेम्परेचर को लिमिट किया जाएगा वेल बिलो 2 डिग्री सी एट प्री इंडस्ट्रियल लेवल। तो अगर इस टारगेट को अचीव किया जाता है तब संभावना है कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोजेक्टेड फ्लैश ड्राउट जो अभी इस स्टडी ने फाइंड आउट की है उस फ्रीक्वेंसी को कम किया जा सकता है। लेकिन जिस प्रकार की नीयत डिफरेंट नेशन शोकेज कर रही है क्लाइमेट चेंज से मिटिगेट करने के प्रति है, उम्मीद बहुत ही कम है कि वो 2 डिग्री वाले टारगेट जो पेरिस एग्रीमेंट के तहत हुए वो फुलफिल करेंगे। तो अगर हम फ्लैश ड्राउट की बात करें तो बेसिकली कन्वेंशनल ड्राउट में क्या होते हैं कि कोई भी एरिया, लेट्स से कोई एरिया है तो वो धीरे धीरे जब रेनफॉल उस एरिया में कम होने लग जाती है, इट कैन टेक ईयर्स एंड ईयर्स, तो हम कहेंगे कि वो एरिया ड्राउट के चपेट में आ रहा है। लेकिन फ्लैश ड्राउट का क्या मतलब हुआ कि लेट्स से कि वो एरिया है जो एवरेज रेनफॉल रिसीव करता है मानसून के दौरान, लेकिन लेट्स से कि नेक्स्ट ईयर जो रेनफॉल इसको मिलनी चाहिए थी इस एरिया को वो रेनफॉल नहीं मिल रही है, बहुत ही कम, लेट्स से कि 100 सेंटीमीटर का रेनफॉल ऑन एवरेज इसे मिलता था पर ईयर, लेकिन इस बार मानसून ने इसे 50 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर का ही रेनफॉल दिया था। एक प्रकार से आप देख सकते हो कि टाइम कितनी कम हो गई है ड्राउट के डिक्लेरेशन में। तो वही हुआ कि फ्लैश ड्राउट रिफर्स टू सीवर ड्राउट काइंड ऑफ सिचुएशन जो वेरी रैपिडली डेवलप होते हैं ना, आप देख सकते हो बहुत ही जल्दी ये ड्राउट के कैटेगरी में आ गया है एज कंपेयर टू द कन्वेंशनल ड्राउट। फ्लैश ड्राउट के अकर होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं, तो हाई इवेपोट्रांसपिरेशन। इवेपोट्रांसपिरेशन का क्या मतलब हुआ, तो बेसिकली इसको आप ब्रेक डाउन कर दीजिए, इवेपोरेशन प्लस ट्रांसपिरेशन। इवेपोरेशन का मतलब तो आप जानते ही हो कि जो आपके लेक्स हैं, रिवर्स है, इन सब से जब वाटर वेपोराइज होते हैं टेम्परेचर हाई होने के कारण, इंसोलेशन हाई होने के कारण, तो वाटर वेपर के रूप में वो लॉस होते हैं, एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। और लेकिन ट्रांसपिरेशन का क्या मतलब हुआ कि बेसिकली लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट्स, है ना। तो प्लांट्स में भी तो वाटर्स मौजूद होते हैं, प्लांट के लीव्स में, ब्रांचेस में, तो वहां से भी तो जो वाटर है वो लॉस होता है। तो जब इस दोनों लॉसेस को मिला देते हैं तो इवेपोट्रांसपिरेशन कहे जाते हैं। तो फ्लैश ड्राउट्स का कारण क्या हो सकते हैं, हाई इवेपोट्रांसपिरेशन रेट, और उसके कारण क्या होंगे, बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर रहेगा तो डेफिनेटली इवेपोट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा। इट कैन बी विंड्स या फिर हाई इनकमिंग सोलर रेडिएशन। तो सोलर रेडिएशन अगर हाई होंगे तो इसका मतलब जो टेम्परेचर है वो उस रीजन का बढ़ा देगा, टेम्परेचर बढ़ा देगा तो इवोपरेशन बढ़ा देगा, इवोपरेशन बढ़ा देगा तो वो रीजन ड्राउट की चपेट में आ जाएगा। और साथ ही साथ जो रेन है वो 15 से 20 डेज तक नजर नहीं आते। फ्लैश ड्राउट जो है वो लेक ऑफ प्रेसिपिटेशन, यानी कि जो प्रेसिपिटेशन उस रीजन में होती है उस प्रेसिपिटेशन का, उस अमाउंट के प्रेसिपिटेशन का ना होना, यह भी एक कारण हो सकता है फ्लैश ड्राउट का, है ना, जिसको हम प्रेसिपिटेशन डेफिसिट फ्लैश ड्राउट कह सकते हैं, या फिर एनोमोलसली हाई टेम्परेचर जिसको हम हीट वेव फ्लैश ड्राउट कह सकते हैं। और इसे हम एग्रीकल्चरल ड्राउट के कैटेगरी में भी डाल सकते हैं, क्योंकि आप देखो ना एग्रीकल्चरल ड्राउट का क्या मतलब हुआ कि जो एग्रीकल्चरल लैंड है उनको सफिशिएंट वाटर की जरूरत थी रेनफॉल के माध्यम से, लेकिन वो रेनफॉल हो ही नहीं रहा है उस एग्रीकल्चरल लैंड में, तो हुआ ना वो एग्रीकल्चरल ड्राउट का कंडीशन हो जाता है वहां पर। और सॉइल मॉइस्चर्स भी खत्म होने लगते हैं, और जिसके कारण क्रॉप स्ट्रेस देखने मिलती है। इम्पैक्ट ऑफ फ्लैश ड्राउट अगर हम बात करें तो बेसिकली यील्ड ऑफ क्रॉप्स, यानी कि ये जो राइस और मेज की बात करें, ये वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स है, काफी ज्यादा वाटर की जरूरत होती है। तो अगर वाटर ही नहीं मिलेंगे, ड्राउट की कंडीशन हो जाएगी, तो डेफिनेटली प्रोडक्टिविटी पर तो असर पड़ेगी ही पड़ेगी। साथ ही साथ इंक्रीज इन इरिगेशन वाटर डिमांड ये बढ़ेगा, क्योंकि रेनफॉल तो कम हो गई ना, तो इरिगेशन वाटर डिमांड बढ़ेंगे which can indirectly influence groundwater storage as well।
प्रीलिम्स 2021 के लिए क्या याद रखना है, तो बेसिकली इसके तहत आप पेरिस एग्रीमेंट के जो टारगेट है ये याद रख सकते हो, और फ्लैश ड्राउट्स के क्या डेफिनेशन है ये याद रखना है, और इसके क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं, फ्लैश ड्राउट के क्या इम्पैक्ट होते हैं ये आपको याद रखनी। इसके अलावा कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, बाकी सब मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। इम्पैक्ट इसलिए याद रखने का आजकल यूपीएससी इम्पैक्ट बेस्ड क्वेश्चन एमसीक्यू में ज्यादा पूछ रहा है कि क्या क्या इम्पैक्ट होंगे, तो इसके आंसर भी कुछ ऐसे होंगे कि अगर निगेटिव इम्पैक्ट आपको ऑप्शन में मिल रहे हैं तो सारे ऑप्शन वो करेक्ट ही होंगे, याद रखना है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इट इज अबाउट यूनाइटेड नेशन ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन केम इनटू फोर्स। तो बेसिकली अगर हम ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन की बात करें तो ये फर्स्ट एवर बाइंडिंग ट्रीटी है जो न्यूक्लियर वेपन्स को बैन करते हैं, साथ ही साथ कंप्रिहेंसिव सेट ऑफ प्रोहिबिशन को इनकॉर्पोरेट करते हैं अगर कोई देश पार्टिसिपेट करता है न्यूक्लियर वेपन बनाने की गतिविधियां में। अगर हम TPNW यानी कि ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन की बात करें तो 2017 में ऑफिशियली अडॉप्ट किया गया था, और इसके पीछे जो कंट्रीब्यूटर रहे हैं यानी कि जिन्होंने इतनी मेहनत की इसको अडॉप्ट करवाने में, इट वाज इंटरनेशनल कैंपेन टू एवॉल्यूट न्यूक्लियर वेपन यानी कि ICAN, और इसके लिए जो ICAN है इसको नोबेल पीस प्राइज 2017 का भी प्राप्त हुआ था। क्या की फीचर रहे हैं ये ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन के, तो हम इसकी बात करते हैं। तो बेसिकली इसके तहत जो भी कंट्रीज इसके सिग्नेटरीज होंगे उनको प्लेज लेना पड़ेगा कि वो डेवलप नहीं करना है उन्हें, नॉट टू टेस्ट, नॉट टू प्रोड्यूस, नॉट टू एक्वायर, नॉट टू पॉसेस, नॉट टू स्टॉक पाइल, नॉट टू यूज और नॉट टू थ्रेटन टू यूज न्यूक्लियर वेपन। इस प्रकार के अंडरटेकिंग्स लेने पड़ेंगे। साथ ही साथ अगर कोई न्यूक्लियर वेपन्स या न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव डिवाइसेस का ट्रांसफर करता है या फिर न्यूक्लियर वेपन्स का ट्रांसफर करता है तो वो नहीं होना चाहिए, उस पर ये बैन लगाता है। इट ऑब्लाइजेज स्टेट पार्टी यानी कि जो सिग्नेटरीज होंगे इस ट्रीटी के, उन्हें एडिक्वेट असिस्टेंस देना पड़ेगा, मदद देनी पड़ेगी उन इंडिविजुअल्स को जो अफेक्टेड है या अफेक्ट हुए हैं बाय द यूज और टेस्टिंग ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। आपको याद ये रखना है कि भारत इस ट्रीटी का मेंबर या पार्टी नहीं है, क्योंकि इंडिया को लगता है कि ये जो ट्रीटी है ये बेसिकली कंट्रीब्यूट नहीं करती है टू द डेवलपमेंट ऑफ कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ। आपको पता होगा कि भारत कोई भी न्यूक्लियर बैन ट्रीटी को साइन इसलिए भी नहीं करता है क्योंकि वो जो भी ट्रीटी आते हैं वो डिस्क्रिमिनेटरी होते हैं। क्योंकि सबसे पहली बात तो भारत ये कहता है कि सबसे पहले अगर आपको डिसआर्मामेंट करने हैं तो पूरे वर्ल्ड से डिसआर्मामेंट करिए, यानी कि चाहे यूएस हो चाइना हो कोई भी न्यूक्लियर वेपन पोजेस ना करे, तभी कोई भी ट्रीटी सफल हो सकती है। दैट्स व्हाई इंडिया न्यूक्लियर ट्रीटी को एक प्रकार से इग्नोर करता है। और आप यहाँ देख भी लो कि नन ऑफ द 9 कंट्रीज यानी कि वैसे 9 कंट्रीज जो न्यूक्लियर वेपन पोजेस करते हैं इन्होंने सपोर्ट भी नहीं किया है ना। यूएस हो, रशिया हो, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इजराइल, और नैदर उनके जो 13 नेटो अलायंस है यूएस के, उन्होंने भी कुछ सपोर्ट नहीं दिखाया। अगर हम अन्य न्यूक्लियर वेपन प्रोहिबिशन ट्रीटी की बात करें जो इंटरनेशनल लेवल पर ऑपरेट करते हैं, तो पहला है आपका नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो 1968 में आई थी, और इसके तहत जो न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी है उसके स्प्रेड को प्रिवेंट करना है। साथ ही साथ नॉन न्यूक्लियर स्टेट न्यूक्लियर वेपन्स न एक्वायर कर ले, एक्विजिट कर ले, उसको प्रोहिबिट करना है। इजराइल, इंडिया, पाकिस्तान ने कभी भी इसको साइन नहीं किया है, और नॉर्थ कोरिया ने साइन किया था लेकिन 2003 में विद्रोह कर लिया है। जो नेक्स्ट है वो है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी 1996 में आया था। इसके तहत जो भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होने की संभावनाएं लगते हैं उन सब पर प्रोहिबिशन लगाई गई। यूएस, चाइना, ईरान, इजराइल, इजिप्ट, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया
इनके पास न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है या फिर रिसर्च रिएक्टर्स है, और ये अभी रेक्टिफाई नहीं किए। तो आप देख सकते हो ये जो बड़े बड़े देश हैं जो रखते हैं पोजेस करते हैं, इन सब ने तो रेक्टिफाई नहीं किए। सो नेक्स्ट जो आपको याद रखने हैं कि भारत ने भी न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के लिए रिजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में पेश किए थे, और यूएनजीए ने अडॉप्ट भी किया था। जो पहला स्पॉन्सर्ड रेजोल्यूशन है वह है कन्वेंशन ऑन प्रोहिबिशन ऑफ यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन 1982, और दूसरा रिड्यूसिंग न्यूक्लियर डेंजर अंडर द न्यूक्लियर वेपन क्लस्टर 1989। तो प्रीलिम्स 2021 के लिए आपको क्या याद रखना है, ये ट्रीटी यानी कि ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन किसका है, तो ये यूनाइटेड नेशन का। और क्या भारत मेंबर है इस ट्रीटी का, बिल्कुल नहीं। यूएस मेंबर है, बिल्कुल नहीं। ये सब जो देश है, कम से कम इंडिया, चाइना, यूएस, पाकिस्तान, ये 4 देश आप याद रखिए कि मेंबर नहीं है। और बेसिकली नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1968 में आया था, और ऑब्जेक्टिव क्या थे ये याद रखना है। और प्रीलिम्स 2021 के लिए हाँ, ये जो ऑब्जेक्टिव है TPNW ये बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि ये आ सकता है ऑब्जेक्टिव के रूप में क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन इसको आप इजीली आंसर दे सकते हो कि ये पॉजिटिव बातें ही करेंगी, तो पॉजिटिव बातें एलिमिनेट हो सकती है, आप आंसर टिक कर सकते हो। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इट इज अबाउट, हाँ ये भी आप याद रखो कि जो इंडिया स्पॉन्सर्ड रिजोल्यूशन है न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट में, ये आपको याद रखने हैं। So let's move to the next article. It is about aging dams in India, US and other nations, and it poses a growing threat. UN रिपोर्ट का कहना है। तो बेसिकली आपको पता होंगे कि जो डैम्स बनाए जाते हैं काफी वेरियस पर्पसेस के लिए बनाए जाते हैं, मल्टीपर्पज के लिए बनाए जाते हैं, और भारत जैसे देश या फिर अमेरिका, इन सब देशों में डैम कंस्ट्रक्शन तो बहुत पहले से ही शुरुआत हो गई थी। तो इसका मतलब अब के समय में हो सकता है वो इंफ्रास्ट्रक्चरली वीक हो गए होंगे, तो इट कैन पोज एज थ्रेट, है ना। तो उसी थ्रेट को हाईलाइट किया है यूएन रिपोर्ट में। तो बेसिकली रिपोर्ट टाइटल्ड एजिंग वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इमर्जिंग ग्लोबल रिस्क एनालाइजेज लार्ज डैम कंस्ट्रक्शन ट्रेंड्स अक्रॉस मेजर ज्योग्राफिकल रीजन। तो क्या फाइंडिंग है इस रिपोर्ट में, तो कहा जा रहा है कि 2050 आते आते अधिकांशतर लोग डाउन स्ट्रीम ऑफ लार्ज डैम, यानी कि जो बड़े बड़े डैम्स बनाए जा रहे हैं हायर एल्टीट्यूड पर और जो उसके नीचे पीपल लीव करते हैं, यानी कि डाउन स्ट्रीम पीपल, बाय 2050 तक अधिकांशतर पीपल डाउन स्ट्रीम यानी कि लार्ज डैम्स के डाउन स्ट्रीम वाले रीजन में रहेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लार्ज डैम्स जो विश्व भर में बनाए गए हैं, आपको पता होंगे कि 1930 से 1970 के बीच में बनाए गए थे, और इसका जो डिजाइन लाइफ है 50 to 100 इयर्स का था। तो अब तो लगभग कह सकते हो कि इस डैम की एज पूरे हो चुके हैं, अब इनको रेनोवेट करने की जरूरत है। और जो 55% है विश्व के बड़े डैम्स का, वो चाइना, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया में मौजूद है। और वैश्विक लेवल पर एक प्रकार से ट्रेंड चल रहा है कि जो एजिंग डैम्स है उनको डीकमीशन किए जाए, सो दैट पब्लिक सेफ्टी, मेंटेनेंस कॉस्ट को कम किए जाए, रिजर्वेयर सेडिमेंटेशन, रीस्टोरेशन ऑफ नेचुरल रिवर इकोसिस्टम, इन सबको इंश्योर किए जाए। तो क्या इश्यूज है डीकमीशनिंग के, यानी कि अगर हम इस एज्ड डैम को हटाना चाहते हैं तो क्या समस्याएं हमें देखने को मिल सकती है। तो पहली प्रॉब्लम देख सकते हो, लोकल इकोनॉमी में बदलाव आ सकते हैं, क्योंकि ये फिशरीज, एग्रीकल्चर, टूरिज्म, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, इन सबको इन्फ्लुएंस कर सकता है, क्योंकि ये सब तो डैम पर ही आधारित है आजकल के समय में।
साथ ही साथ ये कल्चरल हिस्ट्री और हेरिटेज को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है ऑफ ए पार्टिकुलर रीजन। रिपोर्ट ने सजेस्ट किया है कि एक प्रॉपर फ्रेमवर्क तैयार किए जाए प्रोटोकॉल्स के, जो गाइड करेंगे और एक्सीलरेट करेंगे डैम रिमूवल के प्रोसेस को। डैम रिमूवल जो किए जाएंगे ये भी ध्यान रखे जाए कि वो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट से होकर गुजरे और जो रिक्वायर्ड होते हैं डैम कंस्ट्रक्शन के स्टेज में, सो दैट इन्वायरमेंट को क्या नुकसान होंगे, कितने नुकसान होंगे, इसका प्रॉपर एनालिसिस किया जा सके। भारत ने क्या क्या स्टेप्स लिए थे फॉर इम्प्रूविंग डैम मैनेजमेंट, तो आप देख सकते हो डैम सेफ्टी बिल 2019 आया था, लोकसभा के द्वारा पास हो गई थी, जिसके तहत सर्वेलेंस, इंस्पेक्शन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस ऑफ ऑल स्पेसिफिक डैम्स अक्रॉस द कंट्री करना था। जो दूसरा है वो है डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट यानी कि ड्रिप। इसके तहत जो सेफ्टी है और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है सेलेक्टेड डैम के, उसमें सुधार लाने थे और हाल ही में कैबिनेट ने फेज 2 एंड फेज 3 ऑफ दिस प्रोजेक्ट अप्रूवल दे दी है। द नेक्स्ट इज धर्मा यानी कि डैम हेल्थ एंड रिहेबिलिटेशन मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर, और इसके तहत इफेक्टिव कलेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ एसेट एंड हेल्थ डाटा फॉर ऑल लार्ज डैम्स इन इंडिया, इसको मॉनिटर किए जाते हैं। द नेक्स्ट इज सेस्मिक हजार्ड एनालिसिस इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि साइसिस, जिसके तहत सेस्मिक हजार्ड एस्टिमेट किए जाते हैं एट ए पॉइंट इन साउथ इंडियन रीजन। प्रीलिम्स 2021 के लिए आपको क्या याद रखने हैं, तो बेसिकली ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट इश्यू नजर आ रही है, लेकिन आप ये जो है प्रोजेक्ट यानी कि ड्रिप प्रोजेक्ट, धर्मा प्रोजेक्ट और साइसिस प्रोजेक्ट, इन तीनों के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ये जरूर याद कर लें। So let's move to the short articles friend. It is about North Eastern Council. क्या कंटेक्स्ट है, तो बेसिकली 69th प्लेनरी सेशन नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के हेल्ड हुए थे रिसेंटली। तो अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की बात करें तो ये स्टेट्यूटरी बॉडी है जो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971 के तहत क्रिएट किया गया था। और अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो ये बेसिकली नोडल एजेंसी है जो वर्क करती है इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट के क्षेत्र में ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। और इस नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में कौन कौन से राज्य आ जाते हैं, तो आप देख सकते हो 8 स्टेट्स आ जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, याद रखना आपको त्रिपुरा। और नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के सदस्य की बात करें तो इसमें जो गवर्नर्स और चीफ मिनिस्टर्स है इस कंस्टिट्यूएंट स्टेट्स के वो शामिल होते हैं, साथ ही साथ 3 अन्य मेंबर जो नॉमिनेट किए जाएंगे प्रेसिडेंट के द्वारा वो होंगे। और ये बिल्कुल याद रखने कि यूनियन होम मिनिस्टर वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं इस नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज, इट इज अबाउट न्यू स्टार्ट ट्रीटी। तो बेसिकली न्यू स्टार्ट ट्रीटी ये ट्रीटी है यूएस और रशिया के बीच ऑन मेजर्स फॉर द फर्दर रिडक्शन एंड लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स, है ना। तो स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव आर्म्स को रिड्यूस किए जाए, इस दिशा में ये ट्रीटी इन दोनों देशों के द्वारा करी गई। और इस ट्रीटी के तहत बेसिकली जो दोनों देश हैं वो रेस्ट्रिक्ट करेंगे अपने आप को टू ए मैक्सिमम 1550 डिप्लॉयड वॉरहेड्स ईच, ए कट ऑफ अबाउट 30% फ्रॉम ए लिमिट जो सेट किए गए थे 2002 में। ट्रीटी 2011 में फोर्स हुई थी और फरवरी 2021 में ये एक्सपायर हो रहे हैं, दैट्स वाई इसे रिव्यू करने हैं। और रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट 5 ईयर एक्सटेंशन करने का सोच रहा है इस ट्रीटी का, एज द ट्रीटी परमिट्स। तो इस ट्रीटी के लिए आप सिंपली याद रखिए कि ये यूएस और रशिया के बीच है और किस लिए है ये ऑब्जेक्टिव याद रखना है, बाकी और कुछ आप याद ना रखें। Let's move to the next article. It is about fund for improvement of science and technology infrastructure in universities and higher educational institutions, यानी कि FIST। तो क्या कंटेक्स्ट है, तो हाल ही में मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी FIST एडवाइजरी बोर्ड के द्वारा। तो अगर हम FIST की बात करें तो ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी
के तहत आता है और ये बेसिकली बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ इनेबलिंग फैसिलिटीज प्रदान करता है सो दैट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज प्रमोट हो सके न्यू एंड इमर्जिंग एरियाज में, साथ ही साथ फ्रेश टैलेंट्स अट्रैक्ट किया जा सके यूनिवर्सिटीज और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। सपोर्ट दिए जाते हैं 5 साल के लिए टू एनी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज और ए डिपार्टमेंट या सेंटर या स्कूल ऑफ एनी यूनिवर्सिटी और एकेडमिक इंस्टीट्यूट। ये 4 एरियाज को कवर करते हैं, बेसिक इक्विपमेंट, नेटवर्किंग एंड कंप्यूटेशनल फैसिलिटीज, रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर और मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट। लेट्स मूव टू द लास्ट आर्टिकल फ्रेंड, इट इज अबाउट रेशा। तो रेशा क्या है? तो ये हैंड वोवन, हाथ से बुनी गई क्लॉथ है और ये फीमेल अपर गारमेंट के रूप में यूज होती है, साथ ही साथ हेड गियर के रूप में यूज होती है बाय द त्रिपुराज इंडिजीनियस कम्युनिटी। और बेसिकली कंटेक्स्ट क्या है? तो इसे ब्रांड किए जा रहे हैं अंडर द इंडिया हैंडलूम ब्रांड एज ए सिग्नेचर आइडेंटिटी ऑफ द स्टेट। ट्रेडिशनल त्रिपुरी फीमेल अटायर कंप्राइजेस 3 पार्ट्स, जिसमें रिश होते हैं, रिगनई होते हैं और रिकतु होते हैं। तो याद रखना, अगर पूछा क्वेश्चन आता है कि रिश, रिगनई एंड रिकेतु वाज इन यूज, तो ये याद रखना है कि हैंड वोवन क्लॉथ है। रिगनई प्राइमरली वोर्न एज द लोअर गारमेंट और इसको अंडरस्टूड किए जा सकते हैं एज एन इंडिजीनियस वेराइटी ऑफ साड़ी के रूप में। तो ये साड़ी की इंडिजीनियस वेराइटीज आप समझ सकते हो। रेतिकू की बात करें तो ये व्रैप के रूप में इस्तेमाल होते हैं, लाइक चुनरी और पल्लू ऑफ द इंडियन साड़ी। तो ये थी फ्रेंड्स आज की आर्टिकल, होप आपको पसंद आ रही होगी और अगर पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दो। थैंक्स फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।